मॉर्निंग एवरीवन, हाउस द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या? चलो दोस्त, हमने सप्लाई चैप्टर की शुरुआत करी थी और सप्लाई चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था सर? 3 चीजें हमें देखनी है, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन, जिसे हम प्यार से बोलेंगे कौन सा टेस्ट यार? एबीसी टेस्ट। अगर एबीसी टेस्ट पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सर? सप्लाई बन जाएगा। और अगर एबीसी टेस्ट पास नहीं होगा तो फिर वो सप्लाई नहीं बनेगा। अच्छा, एक्टिविटी में क्या क्या आता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये सब चीजें किस में आ जाती है? एक्टिविटी। ठीक है, हाँ। नहीं, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होंगे, जीएसटी की बातें होगी। डाउट ये आ रहा है कि सर हम कौन सी वैल्यू पे जीएसटी वीएसटी लेंगे? तुम्हारा डाउट यही आ रहा है ना कि सर आखिरकार हम कौन सी वैल्यू पे जीएसटी वीएसटी लेंगे? गुड्स के बदले में गुड्स, दोनों के इसमें जीएसटी की बातें जरूर होगी, और जो ओपन मार्केट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी उसके ऊपर हमें जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने करा तो था, ये साहिल कोचिंग है और यहाँ पे आयुष बिल्लू बार्बर है। ठीक है, ये कोचिंग क्लासेस है सर की और यहाँ पे आयुष अपना बिल्लू बार्बर है। मैंने यहाँ पे बाल कटवाए, 5,000 रुपए इसने लिए। ठीक है, 5,000 की इसकी सर्विसेज थी, इसने 5,000 रुपए लिए नहीं। मैंने इसके बदले में पता है क्या करा? मैंने बोला एक काम करो, तुम तुम्हारे बेटे को मेरे यहाँ पे कोचिंग भेज दो। तो ये 5,000 रुपए, ये जो 5,000 रुपए ये किसकी वैल्यू है? ये सैलून के चार्जेस हैं। अब कंसिडरेशन चुकाया कैसे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ जरूर होगी। किसके ऊपर लगेगी? 5,000 रुपए पे लगेगा। और इसको अपनी जेब से, पॉकेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार्टर नहीं लेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या बोलेगी कि भैया इसकी 5,000 की सर्विसेज से अभी आपने 5,000 के बदले में आपके बेटे को कोचिंग पे पढ़ा दिया। ठीक है, तो सर एक्टिविटी हो गया, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज और रेंटल। फिर बिजनेस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है यार? सर हर चीज बिजनेस में आती है। अगर कोई पेक्यूनरी बेनिफिट ना हो तो भी वो बिजनेस का पार्ट बनेगा। हाँ, कैपिटल एसेट खरीदे, कैपिटल एसेट बेचे, क्या वो बिजनेस का पार्ट बनेगा? हाँ सर, वो भी बिजनेस का पार्ट बनेगा। और सर मेंबरशिप, क्लब में एंट्री, ये भी किसका पार्ट बनेगा? बिजनेस का पार्ट बनेगा। और फिर C स्टैंड्स फॉर व्हाट? C स्टैंड्स फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब ये होता है सर क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन या तो रेसिपिएंट दे या तो रेसिपिएंट के बदले में कोई थर्ड पर्सन दे। कंसीडरेशन में क्या नहीं आएगा? सर सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। पर अगर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट को पेमेंट के लिए यूज करा तब क्या वो कंसीडरेशन का पार्ट बन जाएगा? हाँ सर, तब वो कंसीडरेशन का पार्ट बन जाएगा। एक और चीज सर, कंसीडरेशन में एक और चीज क्या नहीं आएगी? सब्सिडी। जो भी हमारी सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है सर, इसके बाद हमने स्केड्यूल नंबर 1, ध्यान है आपको स्केड्यूल नंबर 1? स्केड्यूल 1 का हमने पहला ट्रांजैक्शन देखा था। सर ये स्केड्यूल 1 आखिरकार क्या होता है? एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी वो क्या बनेगा? सप्लाई बने। सर इसमें जो पहला ट्रांजैक्शन हमने देखा था वो कौन सा था? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर, बोलो फटाफट से, वेयर ITC has been availed, where ITC has been availed। अगर मैंने कोई भी बिजनेस असेट्स खरीदी, एग्जांपल 1 लाख की असेट खरीदी, इस पे जीएसटी कितना है? 18। तो ये हो गया कितना? 1,18,000। आपने 1,18,000 का असेट अपने फ्रेंड को दे दिया पैसे में या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार बोल रही है हमें उससे मतलब नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो नहीं, हमें किससे मतलब है? अगर आपने ITC लेके रखा है तो अगर आपने अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया तो भी क्या ये सप्लाई बनेगा? हाँ सर, तो भी ये क्या बनेगा? सप्लाई। अभी ये मत पूछना कि सर कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। मैं आपको बता दूं वो आपके कोर्स में है भी नहीं, वो चीज ये फाइनल में आएगी। इंटर में बस आपको यही पढ़ना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो क्या बनेगा? सप्लाई। पर सर फिर भी हमको जानना है। हाँ तो जान लो बस, जो ओपन मार्केट वैल्यू होती है
वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है कि अगर इस फ्रेंड को ना देते हुए किसी और को देते तो किस भाव पे देते, उस वैल्यू पे हमको क्या डिस्चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अभी आप उसको छोड़ दोगे, किस वैल्यू पे जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आप तो अभी क्या मानो कि सर ये फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुई क्या बनेगा, सप्लाई बनेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अगर आईटीसी अवेल नहीं करा या आईटीसी क्या है, ब्लॉक, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर आईटीसी अवेल नहीं करा, ब्लॉक है, तो फिर क्या सप्लाई बनेगा, नहीं सर फिर वो सप्लाई नहीं बनेगा। पैरा नंबर 1 क्लियर है क्या। इसके बाद है पैरा नंबर 2। सर पैरा नंबर 2 में हमने पता है क्या डिस्कस करा था, हमने बस एक ही चीज पैरा नंबर 2 में मैं आपको डिस्कस करा रहा था, रिलेटेड पर्सन आखिरकार क्या होता है। अब समझना पैरा नंबर 2 क्या है। पैरा नंबर 2 बोलता है कि अगर गुड्स और सर्विसेज, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, अभी आपको ये नहीं मालूम है कि रिलेटेड पर्सन क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। अगर गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, तब भी वो क्या बनेगा, सप्लाई बनेगा। अब सुनो ध्यान से, रिलेटेड पर्सन की क्या डेफिनेशन दी। रिलेटेड पर्सन में सरकार ने बोला यार सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो किसकी है, फैमिली। सर फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज पार्ट ऑफ फैमिली। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और पति के लिए पति और पत्नी के लिए पत्नी। तो स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा किसका पार्ट है, फैमिली का। बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये फैमिली के पार्ट तभी बनेंगे जब ये क्या हो, डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट होंगे तो ही पार्ट बनेंगे किसका, फैमिली का। सर पता कैसे चलेगा डिपेंडेंट है या नहीं। देखो क्वेश्चन इतना सीधा तो नहीं है कि डायरेक्ट बोल देगा कि डिपेंडेंट है या नहीं है। वो आपको कहेगा कि उनका अलग से बिजनेस चलता है, उनका अलग से धंधा चलता है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट। वो क्या है, इंडिपेंडेंट। बोलो बात क्लियर है क्या। ठीक है सर। इसके बाद फैमिली में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी क्या, 25% और मोर कंट्रोल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर एक कंपनी जिसका नाम है अदिति लिमिटेड, एक है सलोनी लिमिटेड, एक है वसूली बहन लिमिटेड, ठीक है, ये अदिति लिमिटेड सलोनी लिमिटेड में 25% हिस्सा होल्ड करती है और ये वसूली बहन में कितना होल्ड करती है, 26। क्योंकि ये 25 या 25 से ज्यादा है तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। बोलो बात क्लियर है क्या आपको। और भी हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में बहुत सारे देखे थे। सर आपको ध्यान है क्या, फटाफट से आपको याद रहना चाहिए। सर एक ही बिजनेस के दो ऑफिसर डायरेक्टर क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। सर पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। फिर सर हमने वो देखा था कि एजेंट हो, कंसेशनर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो क्या कहलाएगा, रिलेटेड पर्सन। सर फैमिली के मेंबर्स क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। फिर वो लिमिट याद है कि आपको कितनी लिमिट थी भैया हमारी, 25% या उससे ज्यादा। एक पर्सन किसी को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है तो भी रिलेटेड पर्सन, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है तो भी रिलेटेड पर्सन। एक थर्ड पर्सन दो पार्टीज को कंट्रोल कर रहा है तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। दो पार्टी आपस में मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रही है तो भी ये दो पार्टी आपस में क्या कहलाएंगे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या सर। दूसरी बात, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब, बहुत बढ़िया, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, इंग्लिश डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग। साहिल सर की बहुत सारे आउटलेट्स, समझना ध्यान से, एक एमपी में, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। राजा जीएसटी में जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना वो स्टेट वाइज होता है, इसको आप ध्यान रखना। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, स्टेट वाइज। इसका मतलब है सर कि अगर आपका कारोबार बहुत फैला हुआ है तो आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ बेटा, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एमपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, यूपी का अलग, हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आपका डाउट यह आएगा कि सर ये रिलायंस वाले बड़े बड़े लोग हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते क्या, नहीं कराते। ये सारी बिलिंग कहां से कराते हैं, एचओ से। इनकी सारी बिलिंग विलिंग सब कहां से होती है, हेड ऑफिस से होती है। तो इनके आप जब भी बिल देखोगे ना
तो आपको अलग अलग बिल दिखेंगे नहीं, क्योंकि बिलिंग ऑफिस एक ही, डेट इज व्हाट, हेड ऑफिस। ठीक है, तो समझो ध्यान से, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, स्टेट वाइज। इसका मतलब है अगर मेरा एक आउटलेट एमपी में, एक महाराष्ट्र में, तो क्या एक रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा या दो लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, भैया मेरे एमपी में दो आउटलेट है, एक इंदौर में और एक उज्जैन में, अब एक से काम हो जाएगा, हाँ सर एक से काम हो जाएगा, पर सरकार ने मेरा हाथ नहीं रोका है। सरकार ने कहा अगर आपको चुल मच रही है, अगर आपको दो रजिस्ट्रेशन लेने हैं तो ले लो, हम आपको रोकेंगे नहीं। इसका मतलब ध्यान से समझना कि अगर मेरे एमपी में दो ऑफिस है, एक इंदौर में एक उज्जैन में, तो मैं चाहूं तो क्या दो रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, हाँ सर ले सकते हो। अब आपका अगला डाउट यह आएगा कि सर कोई पागल है दो रजिस्ट्रेशन लेगा, नहीं बेटा, लोग बिजनेस को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। मेरा इंदौर में कपड़ों का बिजनेस है, मैं उज्जैन में कोचिंग चलाता हूं, बहुत सारे बिजनेस है, अब एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, पर मैंने बोला यार क्या यार गलत ही हो जाएगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैंने बोला अपन एक काम करते हैं, कपड़ों के बिजनेस का अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं और कोचिंग के बिजनेस का अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। सर इससे एक नुकसान हो जाएगा कि दो दो बार क्या करनी पड़ेगी, कंप्लायंस करनी पड़ेगी, पर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे मेरा खुद का फ्रेंड है, जब वो ऑनलाइन में बेच रहा था तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन दिलवाया था, उसने बोला साहिल अब है ना दो रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैंने बोला यार पागल है क्या, एक रजिस्ट्रेशन में इतनी सारी कंप्लायंसेस होती है, तेरे को दो चाहिए। बोले ऑनलाइन बिजनेस अलग करना है, ऑफलाइन बिजनेस अलग करना है। ऑनलाइन का बिजनेस पूरा अलग जीएसटी नंबर से करूंगा, ऑफलाइन का बिजनेस पूरा अलग जीएसटी नंबर से करूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या है, अपने को तो फीस आ रही है ना, तो मैं चाहूं तो दो ले सकता हूं, पर हम क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हैं कि यार अननेसेसरी मच में मत पड़ो, अगर जरूरत है तो ही जाके आप कितने रजिस्ट्रेशन लो, दो रजिस्ट्रेशन लो। ठीक है, अब एमपी में मेरा काय का बिजनेस भैया, कपड़े का, महाराष्ट्र में कपड़े का, गुजरात में बेटा मेरी दुकान है बॉटल, अरे कौन सी पानी की बोतल नहीं, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो गुजरात में मेरी बाटली की दुकान है, राजस्थान में भी क्या कपड़े और छत्तीसगढ़ में भी क्या कपड़े। अभी सुनो ध्यान से, सबका जीएसटी नंबर अलग अलग होगा, पर गुजरात का तो जीएसटी नंबर होगा ही नहीं। क्यों होगा गुजरात का जीएसटी नंबर, क्योंकि गुजरात में आप डील किस में करते हो, और एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो यहां पे जीएसटी का नंबर नहीं होगा। सरकार ने बोला ये सब आपस में पता है क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। भले ये सब साहिल सर के आउटलेट हैं, पर जीएसटी की दुनिया में ये सब लोग सेम नहीं कहलाएंगे, ये सब लोग अलग अलग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अलग अलग कहलाएंगे। इसी को बोला जाता है प्यार से डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है भैया ऑल्दो आप हो तो एक ही, सब मेरी आउटलेट है भाई, बहुत धंधा है, कभी घमंड नहीं करा, सब मेरी आउटलेट है, पर जीएसटी की दुनिया में ये सब क्या कहलाएंगे, अलग अलग कहलाएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या। अब एक डाउट है मेरा, आप बताना मुझे, ठीक है, देखें आपको कितना दिमाग चलता है। मेरे एमपी में दो आउटलेट, इंदौर भोपाल, दोनों का मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके रखा, क्या ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, क्यों। और अगर मैंने इंदौर का रजिस्ट्रेशन अलग लिया और भोपाल का अलग लिया तो क्या डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। बस आप लॉ मेकर हो भाई, बोलो बात समझ में आई क्या। तो सर देखो ना यार, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, टेक 2 रजिस्ट्रेशन, अगर 2 रजिस्ट्रेशन लिया तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन। मैंने अभी पैरा नंबर 2 नहीं समझा है, मैंने पैरा नंबर 2 नहीं समझा है, अभी मैंने सिर्फ आपको 2 ही चीजें समझाई है, वो क्या है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, हाँ दोस्त बोलो। हाँ, एमपी और भोपाल का अलग अलग नहीं, एमपी में मेरे 2 आउटलेट है, इंदौर और भोपाल। सरकार ने मेरे को चॉइस दी, पहले सरकार ने बोला आप एमपी का रजिस्ट्रेशन ले लो, अब सरकार ने बोला अगर आप चाहते हो कि मैं इंदौर में अलग जीएसटी नंबर लूं,
भोपाल में अलग जीएसटी नंबर लो, तो सरकार मेरा हाथ नहीं रोकेगी। सरकार बोलेगी ठीक है, इंदौर का जीएसटी नंबर अलग ले लो और भोपाल का जीएसटी नंबर अलग ले लो। मैं कह रहा हूं ये मेरे पास ऑप्शन है, ये क्या है मेरे पास ऑप्शन है। बोलो बात क्लियर है क्या? बढ़ू आगे, ये मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सर अब ट्रांजैक्शन देखो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, क्या फिर भी वो सप्लाई बनेगा? हाँ सर, फिर भी वो क्या बनेगा? सप्लाई। बात क्लियर है। और हमने रिलेटेड पर्सन का एग्जाम्पल भी देखा था, आपको याद है क्या? यहाँ पे एक साहिल सर थे और एक कौन थे? सूरज सर। सूरज सर कमाते थे 80,000 रुपए पर महीना। अगर वो 80,000 रुपए पर महीना कमा रहा है तो हमने बाय डिफॉल्ट समझ लिया कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को आपने गिफ्ट करा तो वो फैमिली का पार्ट ही नहीं। जब वो फैमिली का ही पार्ट नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा। पर अगर साहिल सर ने यही मोबाइल फोन अपनी वाइफ को गिफ्ट करा तो सप्लाई बनेगा, क्योंकि वाइफ के केस में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट देखना नहीं है। बढ़ू आगे सर हैं? चलो देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखें कौन बता पा रहा है। रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू द रिटेल शोरूम इन दिल्ली। रघुबीर फैब्रिक्स क्या कर रहे हैं बेटा? शर्ट्स को दे रहे हैं, किधर से ट्रांसफर कर रहे हैं? लखनऊ से दिल्ली, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। ठीक है। फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। मतलब भाई साहब इसके एक रजिस्ट्रेशन है, दो, लखनऊ का अलग और दिल्ली का अलग। जीएसटी की दुनिया में इन दोनों को कहेंगे क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन। और अभी हमने पढ़ा कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो भी वो क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। क्या ये सप्लाई बनेगा? हाँ सर, ये सप्लाई बनेगा। दूसरा, रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू द रिटेल शोरूम इन कानपुर। ओहो, इट हैज टेकन वन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक को इन्होंने बताया पीपीओबी, एक को बताया एपीओबी। पीपीओबी क्या होता है? एपीओबी क्या होता है? पीपीओबी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एपीओबी स्टैंड्स फॉर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें बताना पड़ता है। अब मैंने फॉर सपोज करो इंदौर आउटलेट है, अब इन्होंने एक और आउटलेट पेस वालों ने खोल दिया विजयनगर में, तो बताना तो पड़ेगा ना कि ये हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और वो विजयनगर वाला क्या है? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो सर एक होता है पीपीओबी और एक होता है क्या? हमारा एपीओबी। इधर रजिस्ट्रेशन कितने लिए? एक। जब एक रजिस्ट्रेशन लिया है तो बताओ यार फटाफट से, क्या डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे? नहीं। जब डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं कहलाए तो क्या ये सप्लाई बनेगा? नहीं। खत्म। ये देखो, स्टॉक ट्रांसफर इज सप्लाई और नॉट अ सप्लाई। नॉट अ सप्लाई। व्हाई नॉट अ सप्लाई? सिंगल रजिस्ट्रेशन इन यूपी। भाई जीएसटी तो तुमको इधर ही याद हो जाएगा, इधर ही पूरा याद हो जाएगा, पर फिर भी एक बार घर पे खोल के देख लेना। ठीक है। बढ़ू आगे। अब सुनो ध्यान से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। देखो रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तो आ ही गए, पर सरकार ने बोला यार एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कंपनी लोगों ने बोला यार हम लोग एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं। अब हम एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं तो भैया यहां पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका लॉ तो क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्सन। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में कौन है भैया? रिलेटेड पर्सन। सरकार ने यहाँ पे एक लिमिट लगाई। कितनी लिमिट लगाई भैया? 50,000। कितनी लिमिट लगाई? 50,000। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है 50,000 रुपए तक तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। पर अगर 51,000 का गिफ्ट करता है तो जीएसटी लगेगा। किस पे लगेगा? 1000 पे लगेगा या 51,000 पे? है ना? क्योंकि आप तो लॉ मेकर, और लॉ मेकर इमोशनली नहीं सोचता है, लॉ मेकर देश के बारे में सोचता है।
तो कितने पे लगेगा सर? 51,000 पे लगेगा। अच्छा लिमिट कैसी है? पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। बोलो पैरा नंबर 2 आपको क्लियर है क्या? पक्का सर? पैरा नंबर 3, अभी सुनो पैरा नंबर 3 क्या है। पैरा नंबर 3 इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर ये जो प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, ये आखिरकार सीन क्या है प्रिंसिपल और एजेंट का? प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजता है और फर्दर एजेंट कंज्यूमर को माल सेल करता है, ऐसे ही होता है। और यहां पे एक चीज याद रखना, हम बात किसकी करेंगे? गुड्स की। किसकी बात करेंगे हम? गुड्स की। मैं यहां पे सर्विसेज की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे सिर्फ किसकी बात करूंगा? गुड्स की। सुनो ध्यान से, सरकार ने 2 टाइप के एजेंट बताए। एक एजेंट का नाम है सच्चा एजेंट और दूसरे एजेंट का नाम है झूठा एजेंट। सर ये सच्चा एजेंट झूठा एजेंट लॉ में लिखा है क्या? नहीं, ये अपनी टर्मिनोलॉजी, उससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन सच्चा एजेंट है और कौन झूठा। सपोज करो ये दोनों मेरे एजेंट है, इसका नाम क्या है? आकाश, आपका मनस्वी। आकाश भी एजेंट है और मनस्वी भी एजेंट है। अपनी कपड़े की शॉप है, अब मैं क्या करता हूं, कपड़े आकाश को ट्रांसफर करता हूं, आकाश फर्दर बेचता है। मनस्वी का भी ऐसा ही है, मैं मनस्वी को कपड़े ट्रांसफर करता हूं और मनस्वी आगे सोल्ड आउट करती है। आकाश पता है क्या करता है? वो बिल भी अपने ही नाम पे बनाता है। मैंने माल इसको भेजा, अब आकाश बिल भी किसके नाम पे बना रहे? अपने ही नाम पे बता रहे। कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि भैया किसकी दुकान है? आकाश की दुकान है। मनस्वी बहुत डरी डरी सी है। मनस्वी तो पता है क्या कर रही है, वो बिल भी किसके नाम का बना रही है? मेरे नाम का। मेरे नाम का बिल बना रही है मतलब प्रिंसिपल के नाम का बिल बना रही है। आप बताओ कौन सच्चा एजेंट और कौन झूठा? आप लॉ मेकर हो, मैंने आपको लॉ मेकर बनाया, इन दोनों में कौन सच्चा एजेंट और कौन झूठा? मनस्वी सच्ची कि आकाश सच्चा? आकाश तो बिल अपने नाम पे बना रहा है भाई, वही तो सच्चा एजेंट हुआ जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाम पे ली। मनस्वी तो क्या कर रही है? मेरी दुकान नहीं है, किसकी दुकान है? साहिल सर, मैं तो सिर्फ एकमात्र बिल बना के आपको दे रही हूं। जीएसटी में लॉ मेकर ने कहा कि एजेंट वो जो अपने नाम पे बिल बनाए, एजेंट वो जो अपने नाम पे बिल बनाए। अगर एजेंट इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे बनाता है तो वो सप्लाई, वो अभी एजेंट नहीं कहलाएगा, वो बाद में देखेंगे कि सप्लाई होगा या नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर अब देखो ध्यान से, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पे प्रिंसिपल, फिर यहां पे एजेंट और फिर यहां पे कंज्यूमर। एक एजेंट है हमारा सच्चा एजेंट। एक एजेंट कौन है? सच्चा। सच्चा एजेंट मतलब इधर ध्यान दो, बिल कौन बनाएगा? एजेंट बिल बनाएगा। अब ये जो प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बेच नहीं रहा है, बेच रहा है कि भेज रहा है? भेज रहा है। अब ट्रांसफर, भेज रहा है। जब ये भेज रहा है, कंसिडरेशन नहीं है, क्या फिर भी सप्लाई बनाएंगे? हाँ सर फिर भी सप्लाई बनाएंगे। और ये प्रिंसिपल जब बिल बनाएगा तो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा और बदले में एजेंट उसका क्या ले लेगा? 80 से। पर दूसरा केस ऐसा नहीं है भाई, दूसरे केस में तो एजेंट सिर्फ एक पर्दा है, पर्दा, सुना है ना आपने, पर्दा है पर्दा। तो एजेंट तो सिर्फ क्या है? पर्दा, कुछ भी नहीं कर रहा है एजेंट। दूसरे केस में तो एजेंट पता है क्या कर रहा है? एजेंट बोल रहा है भैया कंज्यूमर हम तुमको माल बेच तो रहे, पर बिल किसके नाम का चिपकाएंगे? प्रिंसिपल। अगर कल को कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत हुई तो कंज्यूमर शुरू में एजेंट के पास आएगा, एजेंट बोल रहा मेरे नाम का बिल है क्या, चलो जाओ किसके पास जाओ? प्रिंसिपल के पास। पर आकाश का ऐसा नहीं भाई, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्योंकि बिल किसके नाम का है? इसके नाम का। इसलिए ज्यादा कमीशन भी मैं किसको दूंगा? आकाश को ज्यादा कमीशन दूंगा और मनस्वी को कम दूंगा। बढ़िया, ऐसे ही बढ़िया चल रहा था हमारा। 1 साल हो गया, मैंने बोला बताओ भाई क्या धंधा हुआ? आकाश आया, बोले सर मजा ही आ गया, इस बार तो 10 लाख के गुड्स बेचे। मनस्वी आई,
मनस्वी बोली सर मजा ही आ गया, इस बार तो कपड़ों की क्या क्वालिटी निकली, कितने गुड्स बेचे? 20 लाख के, टोटल कितना हो गया? 30 लाख। मैं वही ह्युंडई की कार सर्च कर रहा था, मैंने बोला ह्युंडई वालों आ जाओ, कार बार लेनी है यार, इनने इतना बढ़िया सेल करा है। मैं बोला लाओ भाई 30 लाख। सर पैसे तो नहीं है। तुमने बोला ना 10 लाख की सेल, 20 लाख की सेल। बोले हाँ सेल है ना सर। ना पैसे तो दो। अरे बोले सर सेल है, अक्रूवल, सिखाया तो था बचपन में आपको, अक्रूवल बेसिस होता है। मैंने बोला 1 भी रुपया सेल? बोले नहीं 1 भी रुपया नहीं है सर, सारा उधार का है। मतलब भाई ये तो बढ़िया है यार कि सारा माल किसमें बेच दिया इन दोनों ने? उधार पे बेच दिया। अब दिक्कत क्या हो गई ना, अब फेक मोटिवेशन कहूं, मुझे तो लग रहा है माल बिका है, पर रियल में कहूं तो माल बिका ही नहीं है, पैसा तो आया ही नहीं ना। अब मेरे को पता भी नहीं है पैसा आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है डूब जाए। और हुआ यूं कि सारा ही पैसा डूब गया। अगले साल का मैं कॉन्ट्रैक्ट बना था, मैं बोला भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम लोग गारंटी दो, गारंटी। इन्होंने बोला सर फिर कमीशन बढ़ाओ, आप तो कमीशन कम देते हो। बोला ठीक है, आज से तुम्हारा कमीशन 10 की जगह 15%, पर तुम गारंटी दो कि पेमेंट लाके दोगे। सर इतनी सी बात? मैं बोला हाँ इतनी सी बात। इस एजेंट को पता है क्या कहा जाएगा? डेल क्रेडर एजेंट। क्या बोलूंगा मैं इस एजेंट को? डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो क्या लाके देता है? गारंटी। किस बात की गारंटी? कि पेमेंट आ जाएगा। किस बात की गारंटी? कि पेमेंट आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर ये जो डेल क्रेडर एजेंट है ना, ये भी 2 टाइप का हो सकता है, सच्चा और झूठा। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल सब इधर ही नजरें गड़ा के बैठना, क्योंकि बहुत शानदार सा सर्कुलर है, इसका एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। अपने को टाइम मिलेगा तो अपन करेंगे, ठीक है। ये सप्लायर है, एजेंट है, और यहां पे कौन है? हमारा कंज्यूमर। सप्लायर ने 10,000 का माल एजेंट को भेजा, ठीक है। एजेंट ने कंज्यूमर को माल बेचा कितने में? 12,000। अब क्योंकि एजेंट गारंटी ले रहा है, किस बात की गारंटी? पेमेंट। एजेंट ने बोला भैया सप्लायर तुम तो तुम्हारा पेमेंट पकड़ो, बाद में मैं समझूंगा कंज्यूमर के साथ क्या सीन है, ठीक है। एजेंट ने पकड़ा दिया किसको? सप्लायर को। अच्छा ये एजेंट पता है कौन सा वाला है? ये सच्चा एजेंट है। कौन सा एजेंट है? सच्चा। क्या मैं ऐसा कहूं कि एजेंट ने कंज्यूमर को लोन दिया? आप ही बताओ। एजेंट ने किसको लोन दिया? कंज्यूमर को लोन दिया, क्योंकि भैया इसका पेमेंट तो हो गया, सप्लायर तो पिक्चर से आउट हो गया। अब एजेंट ने 12,000 का लोन दिया, ये पैसे ही नहीं दे रहा कंज्यूमर। जब ये पैसा नहीं दे रहा है तो क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा। मुझे सोच समझ के बताना, अगर सच्चा एजेंट, कौन सा एजेंट है? सच्चा, तो मैं क्या मानूं कि मैंने 12,000 के गुड्स बेचे हैं, कि सर 12,000 प्लस 2,000 14,000, क्योंकि मैं एजेंट कौन सा हूं? सच्चा। बेटा लॉ मेकर ने बहुत सिंपल सी बात कही। लॉ मेकर ने कहा ये इंटरेस्ट आया क्यों? क्यों आया ये इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि एजेंट ने कंज्यूमर को माल बेचा और कंज्यूमर पेमेंट नहीं चुका पा रहा है। क्योंकि कंज्यूमर पेमेंट नहीं चुका पा रहा है तो एजेंट ही एक सर्विसेज दे रहा है। काय की सर्विसेज? लोन की सर्विसेज। तो लॉ मेकर ने बोला कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये तो 2 जिस्म। तो ये 12,000 और 2,000 को अलग मत करो। आप तो क्या मानो कि भैया सर्विसेज किसकी दी है? 14,000, और जीएसटी भी किस पे लगाओ? 14,000। अब आप कहोगे कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। यहां पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसलिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि क्या इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट है? नहीं। क्या इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट है कि वो तो क्लब हुआ है? वो तो क्लब हुआ है। इंटरेस्ट तो मेन सप्लाई के साथ क्या हो गया है? क्लब हो गया है। तो आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल मत मानो, वन ऑन वन मत मानो, इंटरेस्ट को इसके साथ जोड़ दो और जीएसटी किस पे लगाओ? 14,000। दूसरी बात, अगर एजेंट कौन सा है? झूठा। सप्लायर है, एजेंट है, और कौन है? कंज्यूमर।
चलो, तो सर अगर झूठा एजेंट है, झूठा एजेंट का मतलब क्या होता है? ये सप्लायर है, यहाँ पे एजेंट है, और यहाँ पे कौन है? कंज्यूमर है। अब सोच समझ के बताना भैया, ये जो 12,000 है, वापस से सप्लायर ने एजेंट को 10,000 का माल बेचा, एजेंट ने कंज्यूमर को कितने का बेचा? 12,000। बेटा बिल किसके नाम का बना? सप्लायर। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये क्लब होना चाहिए कि ये सर 1-on-1 दिखना चाहिए? सर ये तो 1-on-1 दिखना चाहिए ना। ये इंटरेस्ट क्या अब मैं यहाँ पे क्लब करूं इंटरेस्ट को? नहीं, क्योंकि एजेंट ही कौन सा है? झूठा एजेंट है। तो यहां पे लॉ मेकर ने कहा कि जब झूठा एजेंट है और जब इंटरेस्ट आ रहा है इस केस में 2,000, इस 2,000 के इंटरेस्ट को क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। मतलब इस 2,000 के इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। सर क्रक्स क्या है? क्रक्स बस इतना सही है कि अगर डल क्रेडिटर एजेंट हो और सच्चा एजेंट हो तो इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दो, और अगर झूठा एजेंट हो तो इंटरेस्ट को क्या कर दो? एग्जिट। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? भाई ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट का सर्कुलर है ना, ये इतने पेज का है, 3 पेज का। उसका क्रक्स कितनी लाइन का है? 2 लाइन का। ठीक है, तो बार बार लॉ को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि भैया लॉ में कुछ लिखा नहीं है ज्यादा, बहुत सिंपल सी बातें इसने कही है। ठीक है, चलो एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे एजेंट है। प्रिंसिपल एजेंट को टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सच्चा एजेंट है, ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर, है ना, क्योंकि आपका एक चीज पे तो ध्यान गया ही नहीं। हाँ क्या करते हो यार, यही तो एग्जाम में आया था, यही तो एग्जाम में आया था। क्या लिखा है सर्विसेज लॉ में? क्या लिखा है? गुड्स। इसका मतलब है सर ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज की बातें नहीं चल रही है, बातें किसकी चल रही है? गुड्स की बातें चल रही है। तो अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है तभी मैं ये वाले क्लॉज को हिट करूंगा। ठीक है, तो पैरा नंबर 3 बोलता क्या है? सर पैरा नंबर 3 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन सा एजेंट? झूठा एजेंट या सच्चा एजेंट? सच्चा एजेंट। एक और डाउट आएगा कि सर व्हाट अबाउट डेल क्रेडिटर एजेंट? तो डेल क्रेडिटर एजेंट में आप क्या ध्यान रखोगे? सर डेल क्रेडिटर एजेंट में हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर डेल क्रेडिटर एजेंट है, कौन सा एजेंट है? सच्चा एजेंट है। तो अगर डेल क्रेडिटर एजेंट एक सच्चा एजेंट है तो जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड करेंगे, और अगर डेल क्रेडिटर एजेंट एक झूठा एजेंट है तो फिर इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर है? एक और चीज, जब ये सप्लाई बनेगा, ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? सर सॉरी, ये तो सप्लाई नहीं बनेगा। जब ये सप्लाई ही नहीं बना, क्या एजेंट को आईटीसी मिलेगा? नहीं। सप्लाई और आईटीसी साथ साथ में चलेंगे, ऐसा कोई केस नहीं होगा कि जहां पे सप्लाई भी बन रहा है और आईटीसी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों हमेशा कैसे कैसे चलेंगे सर? साथ साथ में चलेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? एक एग्जाम का बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको अभी कराऊंगा। ठीक है, तुम्हारी साइट तो बढ़िया अपडेट होती रहती है यार हर बार। काम करता है इंस्टीट्यूट, आप ही बेफुकड़ बस बोलते रहते हो बेचारों को। हाँ ठीक है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और अपन मिलके सवाल करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फटाफट से पढ़ो और बस आप मुझे बताना कि ये सच्चा एजेंट है या झूठा एजेंट है। 6 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो। हाँ सच्चा है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप भी क्या करते? सच्चा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है मैंने आपको? इनवॉइस कौन बना रहा है? साफ से देखो, साफ लिखा हुआ है, बीइंग अ डीसी ही एग्रीज टू रेज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। ठीक है, कौन सा एजेंट है? सच्चा। ठीक है, दूसरी बात, ये नॉर्मल एजेंट है या ये डेल क्रेडिटर एजेंट है? डेल क्रेडिटर। अभी हमने एक ही बात सीखी, अगर डेल क्रेडिटर एजेंट हो और सच्चा एजेंट हो तो जो इंटरेस्ट है
उसको हम क्या कर देते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्लब कर देते हैं, और जब जीएसटी लगाते हैं तो दोनों को जोड़ के लगाया जाता है। ठीक है, बस क्वेश्चन दिखने के बड़े रहेंगे। आप बोलोगे क्या सड़ा सा जीएसटी लॉ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी आप ये क्वेश्चन पूरा खुद ही करोगे, 6 में से 6 नंबर आपको आएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो ध्यान से, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, गुड सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी। दूसरा देखो, दूसरा देखो, इंटरेस्ट 280 पे जीएसटी लगाऊं कि 280 और 20 दोनों को जोड़ के लगाऊं, जोड़ के लगाऊं, मतलब किस पे लगाओगे आप, 3 लाख। 3 लाख पे कितना लगेगा सर, 3 लाख पे लगेगा हमारा जो रेट दिया होगा, 2 मिनट अपन रेट भी देख लेते, कितना रेट है। रेट इन्होंने देके रखा है कितना, 18%। ठीक है, तो 18% का रेट है, तो यहाँ पे लग जाएगा जीएसटी कितने रुपए पे, 2,80,000 पे या 3 लाख पे, 3 लाख। तो 3 लाख पे 18%, बताओ भैया 3 लाख पे 18% कितना हो गया। हाँ, 54,000। बोलो बात क्लियर है क्या। ठीक है, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, कमीशन बिल रेज्ड ऑन चाम लिमिटेड इंटरस्टेट। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, हाँ क्यों नहीं लगेगा, हर गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। कमीशन बिल है, इंटरस्टेट है, तो क्या लगाए भैया, सीजीएसटी, एसजीएसटी की आईजीएसटी, आईजीएसटी। क्या लगाए हम, आईजीएसटी। बोलो बात क्लियर है क्या। तो कमीशन बिल पे हम क्या लगा दे भैया, आईजीएसटी। तो भैया यहाँ पे 30,000 का आईजीएसटी लग जाएगा। 30,000 का कितना परसेंट, 18, बताओ कितना हो रहा है, 5,400। और ये कितना कितना आ रहा था अपना, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी 27,000, एसजीएसटी 27। 6 में से 3 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। आउटवर्ड के बाद क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड सप्लाई पे ये क्या लेगा बेटा, आईटीसी। आउटवर्ड सप्लाई का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, और इनवर्ड सप्लाई पे क्या लेगा, आईटीसी लेगा। ठीक है, पहला इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम चाम लिमिटेड। अगर चाम लिमिटेड प्रिंसिपल से गुड्स मिले हैं तो क्या वो सप्लाई बनेगा, अगर कंसिडरेशन ना भी हो। हाँ, लिखोगे क्या, एज पर पैरा नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन will also be treated as supply। क्योंकि सप्लाई बना तो क्या आईटीसी मिलेगा, हाँ या ना बोलो। तो ये 2 लाख रुपए पे जो भी आएगा 18%, 2 लाख का कितना परसेंट, कितना, 36। इस 36,000 का क्या मिलेगा। यहां तक हर बच्चे ने सही करा, गड़बड़ बच्चे ने कहां पे कर दी, 5th। उन्होंने क्या लिखा, रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चाम लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी चार्ज कितना, 75,000। क्या इस पे भी आईटीसी मिलेगा, अरे भाई ये क्या है, सर्विस लिखा क्या हुआ है, गुड्स। तो बच्चों को 6 में से इंस्टीट्यूट ने 3 या 4 नंबर ही दिए। सर वो इतना पकड़ेंगे कैसे, तो इतना पकड़ने के लिए तभी तो मैं बैठा हूं, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या लिखा है, गुड्स। छोटी छोटी बातें जो रहती है ना, वही आपको आखिरी टाइम तक याद रखनी है। तो आपको पता है यहाँ पे आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। डन है क्या क्लास, टफ क्वेश्चन नहीं था, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, पर उस अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ माना गया था। ये जब पेपर आया था ना नवंबर 2022 में, तो इस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन कौन सा माना गया था, ये वाला। ठीक है, आई बात समझ में। अब गड़बड़ तो नहीं करोगे डेल क्रेडिटर में, बिल्कुल गड़बड़ ही मत करना। डेल क्रेडिटर में क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे सर, डेल क्रेडिटर में आप एक चीज तो ये याद रखोगे कि हमेशा गुड्स की बातें करिए, और दूसरी चीज आप ये याद रखोगे कि सर्विसेज में जब सप्लाई ही नहीं बना तो आईटीसी की भी बातें नहीं होगी। ठीक है,
बोलो क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो क्लियर है क्या? चलो तो सर अभी हमने कितने पैरा देख लिए यार? पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3। एक लास्ट पैरा देख लेते हैं, पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट मतलब हाँ, इंपोर्ट मतलब क्या होता है सर? इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर सर्विसेज लेना, उसी को क्या बोला जाता है यार? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सरकार है ना इंपोर्ट को महंगा बनाना चाहती, सरकार नहीं चाहती कि इंपोर्ट क्या हो? प्रमोट। इसलिए सरकार ने बोला भैया हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, क्या हो? फ्री ऑफ कॉस्ट, और रिलेटेड पर्सन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो और रिलेटेड पर्सन। फिर हम इस पे किसकी बात करेंगे? जीएसटी की बात करेंगे। मतलब हम इसको क्या बना देंगे? सप्लाई बना देंगे। अभी समझना, ध्यान से समझना। यहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है रिमझिम एंड एसोसिएट्स, ठीक है? ये रिमझिम एंड एसोसिएट्स इंडिया में, इसकी एक और ब्रांच है, कहां पे? अमेरिका, ठीक है? ये ब्रांच सर्विसेज दे रही है किसको? रिमझिम एंड एसोसिएट्स, जो कि कहां पे रजिस्टर्ड है? इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्या सर्विसेज है? हाँ, अपन झूले जैसे देखेंगे, झूला नंबर 1 हमारा क्या था? सर्विसेज। क्या सर्विसेज है? हाँ। एक्टिविटी है? हाँ सर, सेल हो, ट्रांसफर हो, एक्टिविटी है। क्या बिजनेस है? हाँ बिजनेस भी है। कंसिडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है कंसिडरेशन? क्योंकि भैया ये तो इसकी क्या है? ब्रांच है, तो काहे बात का कंसिडरेशन? क्या फिर भी ये सप्लाई बनेगा? हाँ सर फिर भी ये सप्लाई बनेगा एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4। तो शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 एक ही बात कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। या तो रिलेटेड पर्सन भूल मत जाना, वही है रिलेटेड पर्सन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, आप ही की एक एस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया के बाहर। क्या उसे भी सप्लाई माना गया है? हाँ सर उसे भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, ठीक है? अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में बिजनेस आपको इधर देखना पड़ेगा। वो टेस्ट है ना, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन, तो आपको यहां पे क्या देखना पड़ेगा? बिजनेस देखना पड़ेगा। सपोज करो यहां पे फादर है और यहां पे सन है। फादर ने सन को सर्विसेज दी, ठीक है? सन हमारा इंडिया में, सन कहां पे? हमारा इंडिया में। हमें आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेनी है, हमें दो चीजें करानी है, एक तो हमारा बिजनेस का ऑफिस बनवाना है और एक हमें क्या बनवाना है? पर्सनल ऑफिस बनवाना है। मैंने बोला यार हमको दो चीजें बनवानी, एक बिजनेस का ऑफिस और दूसरा पर्सनल। जब यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो सर्विसेज दे कौन रहा है? पापा। क्या पापा और सन रिलेटेड है? हाँ सर पापा और सन आपस में क्या है? रिलेटेड है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, अगर बिजनेस ऑफिस के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हमारा बिजनेस ऑफिस, तब तो वो क्या बनेगा? पर अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कौन से ऑफिस के लिए हो रहा है? पर्सनल ऑफिस के लिए, तब क्या सप्लाई बनेगा? क्या नहीं सर, तब वो सप्लाई नहीं बनेगा। एक और चीज है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, इधर ध्यान देना। एक चीज मैं आपको पहले पढ़ाने वाला था पर मैंने उस पढ़ाया नहीं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बातें जब भी होगी तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है? विथ कंसिडरेशन, मतलब आपके पास क्या आ रहा है? पैसा, आपके यहां से पैसा जा रहा है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन है तो फिर बिजनेस हो या पर्सनल, बिजनेस हो या पर्सनल हो, तब भी वो क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। और सप्लाई बनेगा तो क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर। मुझे बताओ, आप अमेजॉन प्राइम चलाते हो? नेटफ्लिक्स चलाते हो? हाँ सर। ये सारी चीजें क्या है? सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। राजा तुम बिजनेस यूज के लिए चला रहे हो या पर्सनल यूज? पर्सनल यूज। क्या इस पे जीएसटी लगता है? 100% इसके ऊपर जीएसटी की बातें होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में
रिसीवर के एंगल से देखा जाएगा बिजनेस यूज है या पर्सनल यूज है। बाकी सारे केसेस में कहां पे देखा जाएगा? सप्लायर के एंगल से देखा जाएगा। तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर विथ कंसिडरेशन है, मतलब अगर कंसिडरेशन है तो आपको ये नहीं देखना है कि बिजनेस है या पर्सनल है, वो हमेशा हमेशा क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। दूसरी चीज, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कैसा है? विदाउट कंसिडरेशन, तो वहां पे आपको क्या देखना है? रिलेटेड है या डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट का मतलब है आउटसाइड द इंडिया। अगर रिलेटेड डिस्टिंक्ट है और बिजनेस है तो ही वो क्या बनेगा? सप्लाई। अदर केसेस में वो सप्लाई नहीं बनेगा, अदर केसेस में वो सप्लाई नहीं बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अपन एक क्वेश्चन करेंगे ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या सर चल क्या रहा है। आपको ये नजर आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अपन पढ़ेंगे, आराम से आराम से। मिस्टर प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर, कौन सी प्रॉब्लम? एंड पेड कितना पाउंड? 1000 पाउंड एज अ लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ यूके। एक बात बताओ, एक्सप्लेन वेदर द अबव एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। आप बस चार्ट यही ध्यान रखना कि सर अगर जब जब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किसके साथ हो, तो चाहे बिजनेस हो या चाहे पर्सनल हो, चाहे बिजनेस हो या चाहे पर्सनल हो, वो क्या बनेगा? सप्लाई। भैया यहां पे घुमाने के लिए दिया हुआ है क्या? पर्सनल। क्या ये सप्लाई बनेगा? क्या ये सप्लाई बनेगा? हाँ सर 100% ये सप्लाई बनेगा। तो हमने क्या देखना है? देखो, explain whether the above activity would amount to supply under section 7 or not. In the first case, Pragati imported services for personal purpose for a consideration. Consideration है तभी ये क्या बनेगा सर? सप्लाई बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा, if in the above case both are real sisters, दोनों कौन है सर? रियल, नो कंसिडरेशन इज पेड, विल इट चेंज योर आंसर? सोच समझ के बताना कि अगर रियल सिस्टर है, नो कंसिडरेशन इज पेड, क्या ये आपका आंसर चेंज करेगा या नहीं करेगा? हाँ, सोच समझ के बताओ। मैंने आपको क्या बोला, आप ये भूल गए वापस से, क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। क्या है? क्या आप बिजनेस है या पर्सनल है? तो इस केस में या नीचे? नीचे तो नॉट अ सप्लाई। ठीक है, क्योंकि बोला ना क्या है सर, दोनों क्या है? रिलेटेड। अच्छा सर अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो फैमिली का पार्ट मानेंगे? अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो अननेसेसरी ज्यादा दिमाग मत लगाना कि वी आर अज्यूमिंग दैट शी विल बी अर्निंग हाई, वो डिपेंडेंट नहीं है। भाई नहीं, यहाँ पे हम फेमिनिस्ट नहीं खेल रहे। जो क्वेश्चन ने कहा है, और अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको वायलेंट नहीं होना है। साइलेंट क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं। इन्होंने बोला ना बोथ आर व्हाट? रियल सिस्टर्स। तो अब रियल सिस्टर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? रिलेटेड पर्सन। तीसरा, if both of them are real sister, receive legal advice for her, क्या फिर सप्लाई बनेगा? हाँ सर। सर सिंपल सी बात है, जिसने ये चार्ट ध्यान रखा वो कभी भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में गलती करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसिडरेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो, कंसिडरेशन है ना। अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई बनेगा, पर अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है तो एक ही केस में सप्लाई बनेगा। विदाउट कंसिडरेशन है, रिलेटेड पर्सन है, और यूज कौन सा है? बिजनेस। किसके एंगल से देखना है? रिसीवर के एंगल से देखना है। एक टफ क्वेश्चन पूछूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर मैं बिजनेस यूज के लिए ले रहा हूं, टैक्स पे कौन करेगा? वो पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में
कि रिवर्स चार्ज में सर आपको पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में मुझे पे करना पड़ेगा। उस फिरंगी को हम कैसे बोले कि तुम जीएसटी का पेमेंट करो? वो तो अल्टीमेटली फिरंगी है ना, क्या वो पे करेगा या हम पे करेंगे? हम पे करेंगे। ये तो आगे की बात है। बात समझ में आई? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पूरा क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।